ये बात मैं इसलिए राय साहब आपसे भी जरा समझ लूं, उसमें एक खतरा, जो एक दो खतरे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप साहब ने उसको बिल्कुल साफ कहा है कि ये अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी हम गाजा से काम शुरू करेंगे और इसको फिर एक्सपैंड करेंगे टू डील विथ अदर कॉन्फ्लिक्ट्स। और खतरा ये जो मुझे लगता है कि अदर कॉन्फ्लिक्ट्स में उनकी जो लिस्ट आती है उसमें भारत का भी, भारत पाकिस्तान भी रहता है। अब कल के दिन वो बंदर जैसे होता था ना, जो दो बिल्लियों के बीच में वो तराजू लेके बैठ जाता था, मैं ये सीरियस खतरा है कि उन्होंने पाकिस्तान के उनको भी बुलाया है, हम भी हैं, वो कश्मीर को भी इसमें ले आएंगे और फिर आपके पास कुछ चारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप तो उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। आज तक जब आप छोटी मोटी चीजों में हिम्मत नहीं दिखा चुके हैं, तो कश्मीर में आप कुछ हिम्मत दिखाई नहीं पाएंगे। और क्या मैं राय साहब आपसे ये भी पूछ लूं, क्या भारत के पास ऑप्शन है इसको नहीं ज्वाइन करने का? क्योंकि ये हुक्म आया है, ये कोई आपके से ये नहीं आया है, ये आपको इतला किया गया है कि आप यहाँ कर दिया है, जिस दिन कहेंगे उस दिन इनको वहां जाना पड़ेगा। राय साहब, ये क्या हुआ है, इसके बारे में आप क्या इंप्रेशन? जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब की याद आ रही है, 1984, जिसमें जो विभाग को युद्ध करना था उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ पीस, और जिस विभाग को फांसी की सजा देनी थी उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। तो ये सारे मंत्रालय वो काम करते थे जो इनके नाम के विपरीत थे। ये जो ट्रंप का गाजा पीस अकॉर्ड है या पीस प्लान है, वो दरअसल गाजा को पीसेज में बांटने का है, गाजा के टुकड़े टुकड़े कर देने का। और पूरा गाजा और फिलिस्तीन की समस्या ट्रंप के बाप दादाओं की देन है। दोनों विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर यह साजिश रची थी कि कुछ जियोनिजिस्ट को, जो यहूदियों को वहां बसाकर और उनको हथियार बंद करके और पूरे फिलिस्तीन को युद्धबंदी शिविर में तब्दील किया जाए। और सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह काम किया है। और भारत किस मुंह से? मैं नहीं समझता कि इनके पास शरीर में कोई रीढ़ है। भारत सरकार की कोई विदेश नीति है? भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको छाता लेकर कैनेडी जाकर एयरपोर्ट पे रिसीव करते थे, और जिनके लिए हेनरी किसिंजर जैसा विदेश मंत्री, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और निक्सन, वो कांपते थे इंदिरा गांधी के सामने। उन्होंने वो स्टैंड नहीं ले पाए। इंदिरा गांधी का जो मास्टर प्लान था बांग्लादेश को लिबरेट कराने का, उसमें 1 इंच बाधा नहीं बन पाए निक्सन की धमकी। वो प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे उसी देश के प्रधानमंत्री को ट्रंप कह रहा है कि ये बड़ा हमारा चापलूसी करता है, ये हमसे मिलने का समय मांगता है, ये हमको बहुत तारीफ करता है, हमारी बड़ी तारीफ करता है, हमारी बात मानता। हमने कहा तेल मत लो, कहा कि नहीं लेंगे। तो ये तो राजा और प्रजा के बीच का रिश्ता इन्होंने बना लिया। इनसे बेहतर तो हमारे जेलेंस्की है, जो और नहीं अपने देश में बैठ के नहीं, व्हाइट हाउस के ओवल रूम में बैठ के जेडी वांस, मार्को रूबियो सभी बैठे थे, प्रेस था। जो सवाल करता था, जो झिड़की देता था ट्रंप, वैसा ही जवाब जेलेंस्की देता था। इनसे बेहतर तो हमारा वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। जब इन्होंने कहा कनाडा को जब चाहे तब हम ले लेंगे, कहा मिस्टर ट्रंप, कनाडा इज नॉट फॉर सेल, कनाडा इज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ये होता है साहस। इससे बेहतर कोलंबिया का राष्ट्रपति था, जब हथकड़ी में बांध के उनके देश के लोगों को जो कहा गया कि साहब इलीगल इमिग्रेंट है, कोलंबिया वापस किया तो उसने जहाज वापस कर दिया। कहा हम अपने नागरिक को हथकड़ी और बेड़ी में अपने देश की धरती पर नहीं उतरने देंगे। आप अपना जहाज ले जाओ या आर्मी का, हम अपना जो है वीआईपी जहाज भेजकर और उनको वीआईपी की तरह से ले आएंगे। और ले आया वो अपने देश के, जिनको इन्होंने इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट्स कहा था। और भारत के अभी भी जहाज आ रहे हैं जिसमें हमारी बूढ़ी औरतें, हमारे छोटे बच्चों को भी हथकड़ी और बेड़ी बांधा जाता है। तो इनका कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान है ही नहीं। और ये कैसे फिलिस्तीन की तरफ खड़े हो जाएंगे? फिलिस्तीन पर खड़े होने वाले यासिर अराफात, जिनको अपने गले में ऐसे पकड़ते थे श्रीमती इंदिरा गांधी, का इज माय सिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज माय सिस्टर। ये तो नेहरू जी की देन थी। नेहरू जी ने टीटियों को और अब्दुल नासिर को कहा था कि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में हमको हाथ बटाना चाहिए। हमने फिलिस्तीन को दबा दिया, हमने फिलिस्तीन के बच्चों को अपने देश में लाकर पढ़ाया, हमने फिलिस्तीन के
को हर तरह की मदद जगह जगह की। और इस बार आपने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस में जब वहां के बच्चों के अस्पतालों पर बम गिराए गए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया कि तत्काल इस पर रोक लगे। क्या आप सुनने को ये तैयार है कि भारत ने उसमें वोटिंग नहीं किया, इजराइल के खिलाफ वोट करने नहीं गए, या इजराइल में पीस के किसी कमेटी के सदस्य बनने लायक है? अमेरिका ने क्या किया इस नेतन्याहू के साथ, और कैसी पीस। अभी समझिए वहां का जो सिक्योरिटी एडवाइजर था, जिनका नाम ये मेजर जनरल याकूब अमरिदोर, उसने कहा हमास जब तक नस्तनाबूस नहीं हो जाएगा तब तक हम गाजा को और फिलिस्तीन को चैन से नहीं सोने देंगे। ये पीस लाएंगे। एक तरफ वहां का सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है कि जब तक हमास का वजूद नहीं खत्म हो जाता तब तक हम जंग, और हम अस्पतालों में दवा नहीं पहुंचने देंगे, अस्पतालों में हम बम गिराएंगे। और ये कह रहे हैं कि वहां की पीस अकॉर्ड हो। आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 2023 से 2025 तक 71,400 लोग अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मारे हैं फिलिस्तीन के, 71,400, जिसमें 20,000 बच्चे थे। ये कौन सी पीस आप फिलिस्तीन और गाजा को देने जा रहे हैं? 165 बच्चे भूख से मर गए। करीब करीब 100 बच्चे ऐसे थे जो कि ठंड से ठिठुर के मर गए इस जाड़े में। 39,000 बच्चे अनाथ हो गए। अनाथ होने का मतलब उनके माँ बाप नहीं है। 39,000 बच्चे जो अनाथ हो गए, और ये पीस लेने जाओ। और ये सारा जो जुल्म है, ये सारा ज्यादती है, ये अमेरिका के इशारे पर फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने किया। मैं आपको 2025 के फर्स्ट 6 मंथ का स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। 225 हंगर डेथ हुआ, 225 भूख से मौत। ये 6 महीने का आंकड़ा है, जनवरी से लेकर और 6 महीने तक का। और सिर्फ दिसंबर में दुनिया का सबसे बड़ा दर्दनाक खेल चल रहा है। सिर्फ दिसंबर, इसी माह में सर एक बीमारी होती है हाइपोथर्मिया, जो ठंड लगने से होती है। छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे 6 से 10 की संख्या में, बताया जा रहा है, अल जजीरा की रिपोर्ट है, हाइपोथर्मिया से मर गए। माँ की गोद में बच्चा मर रहा, उसके हलक में पानी नहीं, उसके मुंह में दवा नहीं, और उसके ऊपर बमबार्ड होने का खतरा है। ये भारत का तो विदेश नीति पता नहीं किस गर्त में समा गया। जो भारत ऐसा देश था जिसने उनको नॉन मेंबर का दर्जा दिलवाया था फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में, आज कोई पूछने वाला नहीं है। यूनिसेफ की रिपोर्ट देख लीजिए, 90% स्कूल बंद हैं। गजा में 90% स्कूल चलने नहीं दे रहे हैं। 7,45,000 बच्चे स्कूल से बाहर है, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हो रहा है। 90% स्कूल जो है बंद हो गए हैं। स्कूलों को बम्बार्ड कर दिया गया है। ये तो हाल है सिर्फ 22 लाख की आबादी पे इतना बड़ा जुल्म। 22 लाख की आबादी, मैंने इलाहाबाद की आबादी करीब करीब 20 लाख है सर, और उसकी कुल क्षेत्रफल 365 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार जहां आयोजित और प्रायोजित हो रहा है अमेरिका के इशारे पर, वहां भारत शांति की बात करने जा रहा है। भारत तो इस कत्लेआम में हिस्सेदार है। मैं कहूंगा वो भारत वो नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी का भारत, चाहे इंदिरा गांधी का भारत, चाहे मनमोहन सिंह का भारत। नेहरू और इंदिरा को तो भूल जाइए। इस भारत की विदेश नीति में किसी भी तरह की शर्म-हया बाकी नहीं है। और मीडिया में देखिए, ये मैंने आप जरा एक एक चीज पे गौर करिए कि क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के 2023 से 2024 सिर्फ 1 साल का आंकड़ा मैं दे रहा हूं। 9 रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के थे, जिसमें 7 सिक्योरिटी काउंसिल के थे, और 2 रिजोल्यूशन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थे। इजराइल ने माना ही नहीं। इजराइल ने कहा यूनाइटेड नेशंस की कोई बात नहीं मानेंगे, इजराइल जो तय करेगा वो इजराइल लागू करेगा। और सिर्फ इसलिए कि वीटो पावर अमेरिका के पास है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका जब तक उन 5 देशों का सदस्य है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, इजराइल का कोई बाल बाका नहीं। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशंस का खिलाफत करने के लिए कितने देश के सैंक्शन लगा देते हैं, कितनी आर्थिक नाकेबंदी हो जाती है, कितने चीजों की आपूर्ति बंद हो जाती है। इजराइल
को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं सिर्फ आपको 2023 और 24 का आंकड़ा दे रहा हूं। अगर आप पिछले जो 79 की जो पहली लड़ाई हुई थी उसके बाद के आंकड़े निकालिए तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ वो देखता ही नहीं, थूकता भी नहीं। ये हिकारत का है इजराइल की नजरों में। और सर, हमारे बड़े भाई बैठे हैं बहुत बार जेल गए फिलिस्तीन के मामले में, और उन्होंने संदीप पांडे जी का भी जिक्र किया। आप मीडिया का क्या हाल है फिलिस्तीन में, इस पर भी एक नजर डालना चाहिए कि जो सच बोल रहे हैं। मैं तो जिस बहुत महिला पत्रकार को अक्सर देखता था, गोलियों के बीच में रिपोर्टिंग करती थी, उसको टारगेट बना के इजरायली सैनिकों ने मारा था। मुझे नाम भूल रहा है, मैं उसको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ इस मंच से। टारगेट बना के मारा था। और मीडिया में 226 होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है सर, 256 मीडिया पर्सन मारे गए वहां पर, और 274 तो यूनाइटेड नेशंस का थी। यूनाइटेड नेशंस के भेजे हुए लोग मारे गए जो एड कमेटियों में जाते हैं। 256 वो लोग गए जो वहां पर, और वहां एक मारने का एक नया तरीका उन्होंने कहा। उन्होंने ऐलान किया कि फलाने जगह खाना बटेगा। भूखे प्यासे बदहाल बेहाल लोग दौड़े, बच्चे को लेकर दौड़े खाना बटोरने, और जहां पर खाना की लाइन में खड़े हुए वहीं हेलीकॉप्टर से उन्होंने उसको उड़ा दिया, सारा बम्बार्ड कर दिया, गोलियों से भून दिया लोगों को। ऐसे माहौल में जब भारत कुछ बोल ही नहीं रहा है, भारत किसी तरह की मदद नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कायरतापूर्ण खामोश है, तो अगर मान लीजिए कि इस कायरतापूर्ण नीति के तहत हमारे देश का प्रधानमंत्री उस पीस अकॉर्ड का हिस्सा बनता है, तो समझिए कि वो कत्लेआम में शरीक है, वो इस नरसंहार का हिस्सा है, वो मानवता के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, उसका यह कल्प्रिट है।